गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आज के 7 जुलाई के ताज़ा करंट अफेयर में स्वागत है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारे देश के भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं? किन 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए? तो दोस्तों जो हमारा पहला राज्य है वो है हरियाणा। दूसरे नंबर का कर्नाटका, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर है गोवा, पाँचवें नंबर पर त्रिपुरा, छठे नंबर पर झारखंड, सातवें नंबर पर मिजोरम, आठवें नंबर पर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये वो 8 राज्य हैं जिनके नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। किसके द्वारा नियुक्त किए गए? रामनाथ कोविंद। अब ये रामनाथ कोविंद कौन है? रामनाथ कोविंद है हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और उनके द्वारा इन 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। क्वेश्चन में आ सकता है रीट 2021 में भी और जो CHSL का पेपर होने वाला है उसमें भी। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आज का करंट अफेयर का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों उस प्लेटफॉर्म का नाम है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव क्या है। हमारे देश में कोविन के नाम से ऐप लॉन्च किया गया था और वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी, जहाँ पर हम ये डाटा देख सकते हैं कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, हमारे एरिया में कितने लोगों को कोविड हुआ है, नहीं हुआ है, कितने किलोमीटर की रेंज में हुआ है। तो हमारे देश ने ये सोचा है कि उसको हम ग्लोबली लॉन्च करें ताकि और भी देश, दुनिया में जो और भी देश है वो भी इस वेबसाइट का यूज़ कर सकें और जो टीकाकरण की सबसे बड़ी योजना बनाई जा सके। और इसकी जो मेन बात है, वैश्विक बैठक की गई थी, यानी पूरी विश्व की बैठक के द्वारा इसको कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को लॉन्च किया गया। कितने देशों में इस बैठक में हिस्सा लिया था? 142 देशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। 142 देशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। और ये जो योजना है, ये पूरा कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? तो हमारी जो 3 संस्थाएं उनके द्वारा कराया गया था। पहली है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी इसमें शामिल था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOHFW बोलते हैं। दूसरे नंबर की जो संस्था थी विदेश मंत्रालय भी इसमें शामिल था, जिसको हम MEA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में NHA बोलते हैं, ये भी इस योजना में शामिल था, जिन्होंने इस पूरी योजना को कंडक्ट कराया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना लॉन्च की थी? कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव योजना, जो कि अब पूरे विश्व भर में चलेगी, जहां पर टीकाकरण का पता रहेगा कितने लोगों को लगा है, कितने लोगों को नहीं लगा है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से मतलब ये तो निकल के आ गया कि 6 जुलाई को मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट्स बताते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 6 जुलाई 1885 को की गई थी। विश्व जूनोज दिवस की शुरुआत 6 जुलाई 1885 को की गई थी। 1885 की गई थी। किसके द्वारा की गई थी और मतलब ऐसा क्या हुआ था कि इसकी शुरुआत की गई थी? तो 6 जुलाई 1885 को लुई पासरव ने, जो एक साइंटिस्ट थे, रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रकाशित किया था। यानी जो रेबीज वायरस था उसके अगेंस्ट में जो पहला टीकाकरण प्रकाशित किया गया था सफलतापूर्वक, वो लुई पासरव के द्वारा किया गया था। किस तारीख को किया गया था? 6 जुलाई 1885 के 6 जुलाई 1885 के दिन किया गया था। तो इसी दिन के लिए, इसी वजह से इस दिन को मनाया जाता है 6 जुलाई को। किस दिन को मनाया जाता है? जूनोज दिवस को 6 जुलाई को मनाया जाता है। किसकी वजह से मनाया जाता है? क्योंकि लुई पासरव ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीकाकरण सफलतापूर्वक प्रकाशित किया था। अब जो जूनोज दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कि नाम कैसे पड़ा जूनोज? क्योंकि जूनोज हमारी एक रोग की कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं जूनोज संक्रामक रोग। ये रोग जो 3 तरीके से होता है। एक तो वायरस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है और परजीवी के थ्रू होता है। और ये जो रोग है ये जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होता है, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी के द्वारा।
और जो ये दिवस है जुनोस दिवस, ये लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों को इंस्पायर किया जाता है, जागरूक किया जाता है साफ सफाई के लिए और कैसे हम इस रोग से बच सकते हैं। तो जुनोस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। किसके कारण मनाया जाता है? लुई पास्चर की वजह से, क्योंकि उन्होंने रेबीज वायरस के खिलाफ पहली सफलतापूर्वक वैक्सीन प्रकाशित की थी, लॉन्च की थी। हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का, फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है फ़ोनपे। फ्लिपकार्ट ने फ़ोनपे के साथ कैश ऑन डिलीवरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने की साझेदारी की। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जब भी आपका कोई पार्सल आएगा उस पार्सल के ऊपर एक QR कोड प्रिंटेड होगा, जिसमें आप अपने फ़ोनपे के UPI ID से स्कैन करके डायरेक्टली पे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेस चार्जेस पे कर सकते हैं। तो अब हमें कुछ मुख्य बातें पता होनी चाहिए फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे के बारे में, जो कि हमारे पेपर में पूछी भी जा सकती हैं। फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु और कर्नाटका में, यानी फ्लिपकार्ट के जो मुख्यालय 2 शहरों में, बेंगलुरु और कर्नाटका में। उसके बाद फ्लिपकार्ट के CEO का क्या नाम है? फ्लिपकार्ट के CEO का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। इसी तरह फ़ोनपे का मुख्यालय भी बेंगलुरु और कर्नाटका में स्थित है। फ़ोनपे और फ्लिपकार्ट दोनों का ही मुख्यालय कर्नाटका और बेंगलुरु दोनों ही शहर में। फ्लिपकार्ट के CEO का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। फ़ोनपे के CEO का नाम है समीर निगम। फ़ोनपे के CEO का नाम है समीर निगम। फ्लिपकार्ट के CEO का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। ये सभी 4 बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट फ़ोनपे से संबंधित है और आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, 52वां फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कब और कहाँ मनाया जाएगा? तो दोस्तों 52वां फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बनाया जाएगा नवंबर 2021 में, यानी जो अपना जो नवंबर आने वाला है उस महीने में बनाया जाएगा। किस तारीख के बीच बनाया जाएगा? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन उठता है इस मुद्दे के ऊपर, आखिर ये जो फिल्म महोत्सव है अंतर्राष्ट्रीय, ये क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो जिस व्यक्ति की याद में ये उत्सव मनाया जाता है उसका नाम है सत्यजीत रे। उस व्यक्ति का नाम है सत्यजीत रे, उस व्यक्ति का नाम है। उनकी जो जन्म शताब्दी के अवसर पर ये महोत्सव मनाया जाता है, अब सत्यजीत रे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, और ये हमारे पेपर में क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा के लीजेंड हैं, भारतीय सिनेमा के लीजेंड माने जाते हैं, यानी बहुत ही महान कलाकार थे भारतीय सिनेमा के लिए। और इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाता है, जो कि इस साल नवंबर 2021 में मनाया जाएगा। कहाँ पर मनाया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मनाया जाएगा दोस्तों गोवा में ये महोत्सव मनाया जाएगा। हमें जगह का नाम भी ध्यान रखना है, गोवा में मनाया जाएगा। हमसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे मनाया जाएगा, तो हम आंसर देंगे गोवा में मनाया जाएगा। दोस्तों हमारा 6ठा सवाल है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई? तो दोस्तों उस कार्यक्रम का नाम है निपुण। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस निपुण को शॉर्ट फॉर्म है, ये इस निपुण की शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिसी। काफ़ी बड़ी फुल फॉर्म है और इस फुल फॉर्म को भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, निपुण कार्यक्रम की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिसी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा शुरुआत कराई गई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे शिक्षा मंत्री का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जिनके द्वारा इस निपुण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस निपुण कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? इस निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है 2026 से 2027 तक प्रत्येक बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर्याप्त हो। प्रत्येक भारतवर्षीय बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। कब तक? 2026 से 2027 तक। ये इस निपुण का मेन उद्देश्य है। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिसी। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस फुल फॉर्म को भूलना नहीं और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों हमारा 7 जुलाई का 7वां जो क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा किस सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों उस सिस्टम का नाम है 12 शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग सिस्टम। 12 शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में SSBS 10 मीटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको या तो इस फॉर्म में लिखा मिलेगा या फिर इस फॉर्म में लिखा मिलेगा 12 शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग सिस्टम, या फिर शॉर्ट में इसको SSBS 10 मीटर बोलते हैं। इस सिस्टम को DRDO द्वारा भारतीय सेना में शामिल किया गया है। अब और कुछ मुख्य पॉइंट आपको पता होने चाहिए DRDO के बारे में। DRDO के अध्यक्ष का नाम क्या है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO के अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना कहाँ करी गई थी? 1958 में DRDO की स्थापना करी गई थी। अब मैं दोस्तों आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों बताता हूँ, जरूरी नहीं आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाए। अगर क्वेश्चन मतलब ये ट्रेंडिंग में अपना करंट अफेयर है कि DRDO द्वारा किस सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लेकिन इसमें DRDO भी करंट अफेयर में आता है, तो आपसे DRDO के अध्यक्ष, DRDO के मुख्यालय, DRDO की स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो इसीलिए मैं आपको सभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ ताकि आपका भला हो सके और आप पेपर इजीली क्रैक कर सके, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आपको मेरी वीडियो देखने के बाद डेली के जो टॉप अपने 12-13 करंट अफेयर होते हैं वो मैं टोटल आपको बताता हूँ, उनके बारे में पूरी जानकारी बताता हूँ ताकि आपको कहीं गूगल वगैरह बाद में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े। दोस्तों हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा किस लैब को कोविड-19 की दवा के निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस दिया गया है? तो दोस्तों उस लैब का नाम है लोरस लैब। लोरस लैब, इसको हम इंग्लिश में भी लिखे हैं लोरस लैब। अब कौन सी दवा है जिसको बनाने के लिए इस लैब को लाइसेंस दिए गए? तो उस कोविड-19 दवा का नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं हम 11-12 में। ये मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये साइंटिफिक नेम है उस केमिकल फॉर्मूला का, जिसको बनाने के लिए DRDO मुख्यालय द्वारा लोरस लैब को अनुमति दी गई है। लोरस लैब के साथ साथ और भी 15 लैब है जिनको इस दवा को बनाने के लिए अनुमति दी गई है, लाइसेंस दिया गया है। तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर मैं सभी का नाम लिखूँगा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो मेन मुद्दे का टॉपिक है वो लोरस लैब है। लोरस लैब को DRDO द्वारा लाइसेंस दिया गया है कोविड-19 की दवा बनाने के लिए, और उस दवा का नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। जो भी बच्चे मेडिकल फील्ड होंगे वो इस चीज़ को समझते होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे? टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे? तो उन खिलाड़ियों का नाम है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये भारतीय 2 खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए ध्वजवाहक होंगे। अब ये मेन मुद्दा क्यों है, ये करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि भारत की तरफ से पहली बार ऐसा किया गया है कि एक महिला खिलाड़ी ली गई है और एक पुरुष खिलाड़ी लिया गया है। क्यों? लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए। लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी जाएंगे, जो जिसमें एक महिला होगी और एक पुरुष होगा, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगे, जिनमें एक महिला है और एक पुरुष है। उन दोनों खिलाड़ियों का नाम है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते रहो यार, मैंने बताना भूलिएगा। नोट्स कैसे बनाना है आपको, आप या तो मैं पढ़ाता रहता हूँ उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सभी नोट्स की PDF मिलेंगी जो कि मैं हैंड रिटन बनाता हूँ। आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गए? हाँ ये रहे। ये है मेरे नोट्स जो मैं हाथ से लिख कर बनाता हूँ डेली, सर्च करके करंट टॉपिक को, करंट अफेयर को, और इनकी मैं फ़ोटो खींच के PDF बना के जैसी मेरी राइटिंग है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, या फिर आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं गलती करता हूँ, मतलब जगह नहीं छोड़ता, मैं कई बार सामने आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। अब अपने 10-11वें के ऊपर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना लॉन्च की गई? कौन सी परियोजना लॉन्च की गई? तो दोस्तों उस परियोजना का नाम है बोल्ड परियोजना। बोल्ड परियोजना उस परियोजना का नाम है। तो आपको बोल्ड की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बोल्ड की फुल फॉर्म इंग्लिश में है बैम्बू ओसिएसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट। अब मैं ड्राफ्ट का मतलब बता देता हूँ आपको, सूखा। और ये कुछ ना कुछ तो वजह है इस फुल फॉर्म में ड्राफ्ट को लाने का। ड्राफ्ट का मतलब सूखा होता है, और जहाँ पर भी ये परियोजना, ये योजना लगाई जाएगी, या फिर जहाँ पर भी
पौधे लगाए गए हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूखा होगा, इसी कारण यहाँ पे ड्राफ्ट का यूज किया गया है। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं ड्राफ्ट में भूमि पर बांस ओएसिस। ड्राफ्ट में भूमि पर बांस ओएसिस। तो मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिए। बोल्ड परियोजना उस नाम का है, उस परियोजना का नाम है बोल्ड परियोजना, जिसको लॉन्च किया गया है किस वजह से? आदिवासियों की इनकम बढ़ाने के लिए। अब कैसे इनकम बढ़ाएंगे, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये बोल्ड परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ये लॉन्च की गई है KVIC कमीशन के द्वारा। KVIC कमीशन के द्वारा। KVIC की फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC के द्वारा ये बोल्ड परियोजना लॉन्च की गई है। अब इसको कहाँ पर लॉन्च किया है और क्या काम किया गया है वो बताते हैं। राजस्थान के अंदर एक उदयपुर शहर है जो कि काफ़ी सुंदर झीलों की नगरी कहा जाता है। उसके अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है निचला मंडवा गांव। निचला मंडवा गांव जो कि एक आदिवासी गांव है, जिस गांव में आदिवासी रहते हैं और उनकी इनकम काफ़ी कम है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने 5000 बांस के वृक्ष लगाए। 5000 बांस के वृक्ष लगाए जो कि किसी प्रजाति का नाम अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। और बांस का ही उपयोग क्यों किया गया है? क्योंकि बांस को अगर हमने बो दिया है ज़मीन में तो हम 3 महीने बाद इसको काट सकते हैं। 3 महीने बाद इसको काट सकते हैं और हम इसको बेच भी सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलेंगे? रुपए मिलेंगे। हमें नहीं, वो रुपए मिलेंगे आदिवासी को। गवर्नमेंट ने ये वृक्ष लगाए लेकिन इनको काट कर कौन बेचेगा? आदिवासी बेचेगा, जिससे क्या होगा? आदिवासी की इनकम बढ़ेगी। और फिलहाल जब वृक्षारोपण किया गया तो वहाँ पर जो कर्मचारी का उपयोग किया गया वो भी आदिवासियों का ही किया गया डेफिनेटली। तो उनको भी यहाँ पर एक तरीके से रोजगार भी मिला है। तो जो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा कदम है। और ये आपके पेपर में ज़्यादा चांस है पूछने के लिए कि DRDO द्वारा किस परियोजना का शुरुआत की गई है आदिवासियों की इनकम बढ़ाने के लिए। तो उस परियोजना का नाम है बोल्ड परियोजना। उसकी फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं जो भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इससे बाहर इस टॉपिक से कुछ भी नहीं जाएगा। तो आज का हमारा आखिरी और 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने, किस गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए हैं? 1000 विकेट पूरे करने का अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है जेम्स एडरसन उस खिलाड़ी का नाम है जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे करने का अचीवमेंट प्राप्त किया है। जेम्स एडरसन किस देश की तरफ से खेलते हैं? इंग्लैंड देश की तरफ से खेलते हैं। और यह है इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज है, ध्यान रखना आपको, तेज गेंदबाज है, नाम है जेम्स एडरसन। और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे करने का अचीवमेंट प्राप्त करने वाले ये कौन से नंबर के खिलाड़ी है, कौन से नंबर के गेंदबाज है? ये 14वें नंबर के खिलाड़ी हैं, 14वें नंबर के गेंदबाज है जिन्होंने 1000 विकेट प्राप्त करने की उपलब्धि प्राप्त की है, 1000 विकेट लेने की उपलब्धि प्राप्त की है। और अगर हम बात करें तेज गेंदबाजों में इनका कौन सा नंबर है, तो ये 5वें ऐसे खिलाड़ी हैं तेज गेंदबाजों में जिन्होंने 1000 विकेट लेने की अचीवमेंट प्राप्त किए। इस खिलाड़ी का नाम है जेम्स एडरसन जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, अनुभवी तेज गेंदबाज है। तो इस टॉपिक में इतना ही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेक श्योर आपने हमारे पाठशाला पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और इस वीडियो को लाइक भी किया होगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सभी करंट अफेयर कैसे लगे और आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में या नहीं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं रोज़ मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए नए करंट अफेयर लाने के लिए। दोस्तों अब मिलते 8 जुलाई को सुबह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।